नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे सालाना ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में टिकाऊ शहरीकरण की आवश्यकता पर दिया जोर। कहा, कोविड ने हमें रीस्टार्ट से पहले रीसेट करने का दिया मौका। भारतीय शहरों ने संकट की घड़ी में बेहतर तरीके से किया काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत दूसरी वैश्विक संस्थाओं में बदलाव को बताया जरूरी। ब्रिक्स देशों के 12वें सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधित। कहा, आतंकवाद दुनिया की सबसे बड़ी समस्या, संगठित तरीके से मुकाबले के अलावा समर्थन देने वाले देश भी ठहराए जाएं दोषी। भारत को ज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति बनाना नई शिक्षा नीति का मकसद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनआईटी अगरतला के 13वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संबोधन। युवाओं को नौकरी चाहने वालों की जगह नौकरियां देने वाले उद्यमियों में बदलने की सलाह। बिहार में नवनिर्वाचित विधानसभा का पहला सत्र 23 से 27 नवंबर तक। नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला। मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा। मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को मिला वित्त विभाग। और भारत में कोरोना के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट जारी। पिछले 24 घंटे में नए मामले 30,000 से नीचे। दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाएं और टेस्टिंग बढ़ाने का फैसला। रोजाना 1 लाख तक टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीसरे सालाना ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 ने दुनिया को रीस्टार्ट करने से पहले रीसेट करने का मौका दिया है। उन्होंने कहा कि अब शहरी केंद्रों का कायाकल्प रीस्टार्ट करने का एक अच्छा केंद्र होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड काल में लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया के सामने बड़ी समस्याएं खड़ी हुई। इसे प्रतिरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन भारतीय शहरों ने संकट की इस घड़ी में बेहतर तरीके से काम किया है। During the lockdown, many cities saw cleaner lakes and rivers, as well as cleaner air. So many of us saw the chirping of birds we never noticed before. Can we not build sustainable cities where these features are the norm and not the exception? प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में ये प्रयास किया गया है कि यहाँ ऐसे शहरी केंद्रों का निर्माण हो जहाँ शहरों की सुविधाओं हो, साथ ही गांव जैसी भावना भी हो। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी बनाने में तकनीक बहुत महत्वपूर्ण है और कोविड-19 महामारी के दौरान अपना काम जारी रखने में तकनीक ने काफी मदद की है। Our Make in India push had led to development of tremendous indigenous capacity for production of transportation systems. It is going to help us push our sustainable transport goals in a big way. Looking at the conditions created by the pandemic, we also introduced an affordable rental housing initiative. We created the Real Estate Regulation Act. This has transformed the dynamics of the real estate sector. Also, this has made it more customer oriented
and transparent. प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व युद्धों के बाद पूरी दुनिया में व्यापक परिवर्तन देखने को मिले थे। कोविड-19 ने भी हर क्षेत्र में नए प्रोटोकॉल विकसित करने के समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम भविष्य के लिए मजबूत व्यवस्था विकसित करना चाहते हैं तो हमें इन अवसरों का फायदा उठाना होगा। We are looking at a future where a major chunk of education, healthcare, shopping, food experiences may happen online. Our cities need to be ready for the convergence of the physical and digital worlds. Our programs, Digital India and Startup India missions are helping create capacities toward this. We have selected 100 smart cities through a two-stage processes. It was a nationwide competition upholding the philosophy of cooperative and competitive federalism. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत को आज एक नई सफलता हासिल हुई। ब्रिक्स देशों ने आज आतंकवाद निरोधी रणनीति को अंतिम रूप दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स देशों के 12वें सालाना शिखर सम्मेलन में भी शामिल हुए। उन्होंने ब्रिक्स के मंच से आतंकवाद को विश्व की सबसे बड़ी समस्या बताया। इसके अलावा उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को भी आधुनिक दुनिया के लिए जरूरी बताया। साथ ही बहुलतावाद का समर्थन करते हुए कोविड-19 के बाद की दुनिया में ब्रिक्स देशों के बीच अंदरूनी सहयोग को मजबूत करने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ ब्रिक्स देशों को एक साथ आने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को ब्रिक्स देशों के 12वें सालाना शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को दोषी ठहराया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स की ओर से तय काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी को लागू करने के लिए सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों को कार्य योजना तैयार करने की सलाह दी। आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। हमें खुशी है कि रूस की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी को अंतिम रूप दे दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और भारत इस कार्य को अपनी अध्यक्षता के दौरान और आगे बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र आज की दुनिया का प्रतिनिधित्व नहीं करता। ग्लोबल गवर्नेंस के संस्थानों की क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस दोनों पर ही सवाल उठ रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि इनमें समय के साथ उचित बदलाव नहीं आया। भारत का मानना है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स बहुत ही अनिवार्य है। इस विषय पर हमें अपने ब्रिक्स पार्टनर्स के समर्थन की अपेक्षा है। यूएन के अतिरिक्त कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी वर्तमान वास्तविकताओं के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के बाद की दुनिया में आर्थिक गतिविधियों को मजबूती प्रदान करने के लिए ब्रिक्स देशों के साथ सहयोग को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक की क्षेत्रीय शाखा को जल्द से जल्द भारत में भी खोला जाना चाहिए। कोविड के बाद की वैश्विक रिकवरी में ब्रिक्स इकोनॉमीज की अहम भूमिका होगी। हमारे बीच विश्व की 42% से अधिक आबादी बसती है और हमारे देश ग्लोबल इकोनॉमी के मुख्य इंजन में से है। ब्रिक्स देशों के बीच आपसी व्यापार बढ़ाने का बहुत स्कोप है। हमारे आपसी संस्थाएं और सिस्टम्स जैसे ब्रिक्स, इंटरबैंक कोऑपरेशन मैकेनिज्म, न्यू डेवलपमेंट बैंक,
कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट और कस्टम्स कोऑपरेशन आदि भी वैश्विक रिकवरी में हमारे योगदान को इफेक्टिव बना सकते हैं। सम्मेलन की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कर रहे थे। पुतिन के उद्घाटन भाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले वक्ता थे। उनके बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भाषण हुआ। सम्मेलन को ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने भी संबोधित किया। सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स से जुड़ी संस्थाओं ने अपनी रिपोर्ट पेश की। सभी नेताओं ने इन रिपोर्ट में शामिल सुझावों को तेजी से लागू करने के लिए सर्वसम्मति से आगे बढ़ने पर सहमति भी जताई। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का समूह ब्रिक्स 2021 में अपनी स्थापना के 15 वर्ष पूरे करेगा। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। आज जल संसाधन और स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की बैठक हुई। जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के एजेंडे में भारत में बाढ़ प्रबंधन पर जल शक्ति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य लेना था। समिति ने जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण जैसे मामलों पर नेपाल, चीन, पाकिस्तान और भूटान के साथ संधि समझौते और अंतर्राष्ट्रीय जल संधियों पर विचार विमर्श किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संसदीय समिति की भी मंगलवार को बैठक हुई। इसमें समिति की 123वीं और 124वीं ड्राफ्ट रिपोर्ट पर विचार और स्वीकार किया गया। इसके अलावा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020 पर स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव के बयान भी एजेंडे में शामिल था। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति आज भेंट की। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे। इस रिपोर्ट में 5 वित्त वर्ष यानी 2021-22 से 2025-26 तक के लिए सिफारिशें की गई हैं। आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, पिछले वित्त आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों, सलाहकार परिषद, विशेषज्ञों और कई जाने माने संस्थानों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद यह रिपोर्ट तैयार की है। आयोग ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस रिपोर्ट की एक प्रति भेंट की थी, जबकि इससे पहले 4 नवंबर को आयोग ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। संविधान के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप इस रिपोर्ट को एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम के साथ एटीआर के माध्यम से सदन के पटल पर रखा जाएगा। खबर बिहार से, जहां नवनिर्वाचित 17वीं विधानसभा का पहला सत्र 23 नवंबर से शुरू होगा। सत्र का समापन इसी महीने 27 तारीख को होगा। ये फैसला नवगठित राज्य मंत्रिमंडल की आज पटना में हुई पहली बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। नई सरकार के कैबिनेट की पहले बैठक में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन समेत ऐसे सभी विभाग हैं जो किसी को आवंटित नहीं किए गए हैं। वहीं तारकिशोर प्रसाद को वित्त और पर्यावरण, जबकि रेणु देवी को पंचायती राज, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण और उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री सचिवालय में हुई इस बैठक में मंत्रिपरिषद के अन्य सभी 14 सदस्य मौजूद रहे। विधानसभा के 5 दिनों के सत्र के दौरान प्रोटेम स्पीकर और पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव के साथ कई अहम विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए मेरे साथ देश देशांतर रात 8:30 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आइए कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हों। हमेशा याद रखें, मास्क जरूर पहनें, हाथ साफ करते रहें, 2 गज की दूरी रखें। याद रखें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आपके मुद्दे, आपके सरोकार। राज्यसभा टीवी पर होती है देश और दुनिया की हर बात।
आपके भरोसे और विश्वास ने राज्यसभा टीवी यूट्यूब परिवार को पहुंचाया 50 लाख के पार। शुक्रिया आपका, आपके एतबार का। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत को ज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति बनाना है। एनआईटी अगरतला के 13वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने यह बात कही। वोकल फॉर लोकल अभियान का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा संस्थानों को छात्रों को नौकरी चाहने वालों की जगह नौकरियां देने वाले उद्यमियों में बदलने की सलाह दी। एनआईटी अगरतला के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत को फिर से विश्व गुरु और नवाचार तथा ज्ञान का केंद्र बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा का मकसद भारत को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाना है। The new educational policy underpinned by the same vision. It aims at making India a global knowledge superpower and seeks to bring a paradigm shift in the entire education system. Drawing inspiration from our ancient system, it seeks to make Indian education holistic, multidisciplinary and practical. उपराष्ट्रपति ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने पर भी जोर दिया। The time has come for all the universities, IITs, NITs and other higher education institutions to fully reorient their teaching methods and equip the teachers with the new pedagogical skills in tune with the 21st century requirements. You have a lot of opportunities, there are a lot of challenges. So we must equip our younger generation to face these challenges confidently. At the same time, there is a need for our education institutions to take up cutting-edge research in various fields. उपराष्ट्रपति ने वोकल फॉर लोकल अभियान का जिक्र करते हुए युवाओं से जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने का आह्वान किया। You need to fully channelize the energies of the youth and create the right ecosystem for promoting entrepreneurship among them. This is the time to tap the talents and skills for giving a fillip to vocal for local campaign. Institutions like NIT Agartala have to be at the forefront in turning youth into job creators, not just job seekers. I'm sure NIT Agartala is adapting to the new demands of society and industry. I am very pleased to know that nearby villages have been adopted by the institute. ग्रामीण भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों को समझने के लिए उपराष्ट्रपति ने छात्रों को गांवों में कुछ समय बिताने की भी बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रौद्योगिकी में बदलकर उससे देश के लोगों की समस्याओं के समाधान में CSIR का अहम योगदान है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने CSIR CIMFR के प्लैटिनम जुबली स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के मौके पर यह बात कही। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने CSIR CIMFR की ओर से विकसित 3 स्वदेशी तकनीकों और सुविधाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने CIMFR से डिजिटल समाधानों के जरिए खनन गतिविधियों के मशीनीकरण और स्वचालन पर अनुसंधान पर जोर दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस समय मिट्टी और जैव विविधता के संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन, सामाजिक, आर्थिक और कृषि पारिस्थितिकी तंत्र और वन्यजीव प्रबंधन योजना पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के तहत की गई प्रतिबद्धता को पूरा करने की उम्मीद करते हैं और सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में भी काम कर रहे हैं। बात कोविड अपडेट की। भारत में कोरोना संक्रमण के नए मामले 30,000 से नीचे चले गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29,163 मामले सामने आए। देश में पिछले 10 दिनों से लगातार कोरोना के दैनिक मामले 50,000 से नीचे हैं। देश में कोरोना के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट और ठीक होने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में जहां 29,163 नए मामले दर्ज किए गए, वहीं इसी अवधि में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 40,791 दर्ज की गई। इसके साथ ही कोरोना के सक्रिय मामले घटकर 4,53,401 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 449 लोगों की मौत हुई, जिन्हें मिलाकर देश में अब तक कुल 1,30,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में मृत्यु दर 1.47% है, जो विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। यदि हम मृत्यु को देखें
ये क्यूमुलेटिव है डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन, तो हमारे देश में 94 प्रति मिलियन है, जो कि अभी भी विश्व के काफ़ी कम मृत्यु वाले देशों में से है। अनेक विकसित देश ऐसे हैं जहां ये 600, 700 और उससे भी ज़्यादा प्रति मिलियन पॉपुलेशन का है। जिस प्रकार से हमने आपको नए केसेस का पिछले सप्ताह का आंकड़ा बताया था, उसी प्रकार नई मृत्यु के अगर हम आंकड़े देखें केवल पिछले सप्ताह के विश्व में, तो हमारे देश में 3 मृत्यु प्रति मिलियन पॉपुलेशन हुई। यानी हमारे यहाँ जो मृत्यु की दर है कोविड से, वो लगातार घट रही है। कोरोना की रिकवरी रेट में लगातार इजाफा हो रहा है। फिलहाल रिकवरी रेट 93.42% है। देश में अब तक कोरोना से 82,90,370 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं संक्रमितों की कुल संख्या 88,74,000 से ज्यादा हो गई है। सरकार ने पूरे देश में कोरोना जांच का उच्च स्तर लगातार बरकरार रखा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 8,44,000 से अधिक कोरोना परीक्षण हुए, जिन्हें मिलाकर अब तक कुल 12 करोड़ 65 लाख से अधिक टेस्ट हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने संक्रमण रोकने के लिए कई त्वरित कदम उठाए हैं। नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल ने कहा है कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने का काम तेज कर दिया गया है। डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ बढ़ाने के साथ आईसीयू की संख्या और बेडों की संख्या बढ़ाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। दिल्ली में आईसीयू बेड 3,523 से बढ़ाकर अगले 2 से 3 दिन में 6,000 से अधिक करने की तैयारी है। वहीं दिल्ली सरकार 2,680 आईसीयू बेड का इंतजाम करेगी। दिल्ली सरकार 2,680 आईसीयू बेड का व्यवस्था करेंगे। इसी प्रकार स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर जो हॉस्पिटल्स आते हैं, हमारे बड़े हॉस्पिटल सफदरजंग है, लेडी हार्डिंग है, आरएमएल हॉस्पिटल है, इन अस्पतालों में भी 45 बेड बढ़ाए जाएंगे बड़ी तेज गति से। और इस तरह से प्लान है सामने कि हम आईसीयू को लगभग 80% उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, 6,000 से ऊपर हो जाएंगे, तो हमें लगता है कि सेफ जोन में हम पहुंच जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली में कोरोना की टेस्टिंग दुगनी करने का फैसला लिया गया है। अभी तक रोजाना 57,000 टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसे बढ़ाकर 1.2 लाख टेस्ट करने की तैयारी है। आरटी-पीसीआर और एंटीजन टेस्ट भी समानुपातिक किए जा रहे हैं। बड़ा फैसला हुआ है कि टेस्टिंग को हम लगभग डबल करेंगे या डबल से भी ज़्यादा पे ले जाएंगे। जैसे बताया गया, लगभग 57,000 टेस्ट हो रहे थे और उसमें से कोई 20,000 टेस्ट आरटी-पीसीआर के हो रहे थे। कैपेसिटी 27,000 की थी, तो दोनों को ही आरटी-पीसीआर को भी और एंटीजन टेस्ट को भी बढ़ाया जाएगा और 1 लाख से ऊपर 1.2 लाख की तरफ लेके उस नंबर को जाएंगे बड़ी तेज गति से। भारत बायोटेक के कोविड-19 के टीके कोवैक्सीन का तीसरे चरण का परीक्षण शुरू हो गया है। भारत बायोटेक ने कोविड-19 के टीके के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के साथ भागीदारी की है। पिछले महीने कंपनी ने कहा था कि उसने पहले और दूसरे चरण के परीक्षण का अंतरिम विश्लेषण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। वो 26,000 वॉलंटियर पर तीसरे चरण का परीक्षण शुरू करने जा रही है। भारत में कोविड के टीके के लिए किया जाने वाला सबसे बड़ा क्लिनिकल परीक्षण है। भारत के औषध महानियंत्रक ने इसे स्वीकृति दी है। मालाबार अभ्यास 2020 का दूसरा चरण आज उत्तरी अरब सागर में शुरू हो गया। इस अभ्यास के पहले चरण इस महीने की शुरुआत में पूरा किया गया था। दूसरे चरण में अभ्यास में शामिल 4 देशों ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के बीच जटिल प्रक्रियाओं का अभ्यास किया जा रहा है। दूसरे चरण में भारतीय नौसेना के विक्रमादित्य युद्धपोत और अमेरिकी नौसेना के निमिज युद्धपोत पर अभ्यास किया जा रहा है। इन दोनों युद्धपोतों के अलावा अन्य पोत, पनडुब्बियां और विमान मिलकर उच्च स्तर के नौसैनिक अभ्यास करेंगे। बात खास शख्सियत की। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला लाजपत राय की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर सारा देश उन्हें याद कर रहा है। लाला जी का जन्म 28 जनवरी 1865 को लाहौर में हुआ था।
पंजाब केसरी के नाम से विख्यात लाला लाजपत राय कांग्रेस के गरम दल के नेताओं में शुमार थे। लाला जी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। इन तीनों ने ही सबसे पहले देश में स्वराज की आवाज बुलंद की। स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर लाजपत राय ने सामाजिक आंदोलनों को भी दिशा दी। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में एक प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और साल 1928 में आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए मेरे साथ देश देशांतर।